Question number 91. वर्क फंक्शन गिवन है 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जो वेवलेंथ दे रखा है इट इज 4360 एंगस्ट्रॉम. अब कैलकुलेट करना है रिटार्डिंग पोटेंशियल, दैट मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी. तो सबसे पहले अगर हम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कैलकुलेट करें, इट इज 12400 अपॉन 4360, ये आ जाएगा 2.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एनर्जी कैलकुलेट कर ली. तो अब अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कैलकुलेट करें, इट इज इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये यहाँ पे आ जाएगा 1.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर आ जाएगा, इट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय E, दैट मींस 1.60 वोल्ट. Question number 92. 10⁻³ watt of 5000 angstrom light is directed on a photoelectric cell. Current है 0.16 milliampere. तो current 0.16 milliampere. It is charge per unit time. और charge को हम लिख देते हैं यहाँ पे Q equal to NE upon T. That means number of electrons per second n अपॉन टी जो है वो यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.16 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय E, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. नेक्स्ट कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटोन्स. तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने से पहले हम कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. इट इज इक्वल टू 12400. वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम. इट इज 5000 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट मीन्स अब यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड हो जाएगा पावर अपॉन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 10⁻³ एंड एनर्जी है 2.48 इंटू 1.6 10⁻⁻19. कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट फोटोन विच प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड. ये आ जाएगा यहाँ से 0.16 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और नंबर ऑफ फोटोन्स की वैल्यू प्लेस करें, इट इज इक्वल टू 2.48 इंटू 1.6 10⁻⁻19 अपॉन 10⁻⁻3. और परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, इट इज मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये आंसर आ जाएगा 40%. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. फोटोन्स विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट ऑन अ कैथोड एंड यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट मीन्स वर्क फंक्शन इज एनर्जी माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. इट इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन यहाँ से आ गया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. When photons of energy 6 electron volt are incident on C, no photo electrons will reach the anode. तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखें, ये हो जाएगा एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है यहाँ से कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया है. तो कैलकुलेट करना है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर हो जाएगा, इट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E 3 वोल्ट. बट अगर विद रेस्पेक्ट टू हम C के लिखें तो ये आंसर हो जाएगा -3 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 94.
Two identical photocathode receive light of frequency f1 and f2, velocity v1 and v2 given है. That means अगर हम first case में maximum kinetic energy लिखें, it is energy minus work function, तो ये आ जाएगा maximum kinetic energy लिख देते हैं half m v1 square hf1 minus phi. That means v1 square की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2h by m f1 minus 2 phi upon m. सेकेंड केस में अगर फ्रीक्वेंसी f2 है तो f2 के लिए लिखा जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर hf2 माइनस phi. v2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2h by m f2 माइनस 2 phi अपॉन m. अब अगर फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन किया जाए v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, यहां से आ जाएगा 2h by m कॉमन f1 माइनस f2 के. क्वेश्चन नंबर 95. Photon of energy h nu is absorbed by a free electron having work function. That means यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क फंक्शन जो है वो इंसिडेंट एनर्जी से कम है. तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर आएंगे, बट जो बाहर आएंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो पॉसिबल है इट इज इक्वल टू एनर्जी माइनस फाई, इट इज एच न्यू माइनस फाई, और रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है 0 एंड मैक्सिमम हो सकती है एच न्यू माइनस 5. तो अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से 100% बाहर आएंगे ये नहीं कह सकते, तो इसमें आंसर होगा इट में कम आउट विद काइनेटिक एनर्जी लेस देन एच न्यू माइनस 5. Question number 96. Number of identical photon incident on a perfectly black body of mass m kept at rest on a smooth horizontal surface. Acceleration calculate करना है, तो अगर फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं तो इंसिडेंट फोटोन का जो इनिशियल मोमेंटम है P इनिशियल लिखा जाएगा h बाय लैम्डा. अब ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है यानी कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 0. चेंज इन मोमेंटम होगा यहाँ पे h बाय लैम्डा. अब ये तो एक फोटोन के लिए चेंज इन मोमेंटम है, यहाँ पे दे रखा है n इज नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड. तो अगर हम नेट मोमेंटम पर सेकेंड लिखें तो ये आ जाएगा n जो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स पर सेकेंड है इनटू 1 फोटोन के लिए h बाय लैम्डा. फोर्स होता है F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T यानी नेट मोमेंटम पर यूनिट टाइम. ये हमने कैलकुलेट कर लिया है NH अपॉन लैम्डा, और फोर्स को इक्वल कर सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन. दैट मीन्स एक्सेलरेशन यहां से आ जाएगा NH अपॉन m लैम्डा के. क्वेश्चन नंबर 97. What percentage increase in wavelength lead to 75% loss of photon energy in photon electron collision? तो अब अगर हम यहाँ पर इनिशियल एनर्जी जो है वो E कैलकुलेट करें, इनिशियल एनर्जी हो गई है E, फाइनल एनर्जी लिखी जाएगी यहाँ पर E डैश इक्वल टू 75% लॉस हो गया. दैट मीन्स रिमेनिंग कितनी होगी, रिमेनिंग आ जाएगी E माइनस 0.75 E जो लॉस है, रिमेनिंग एनर्जी हो जाएगी 0.25 E, या फिर हम इसे लिख देते हैं E बाय 4. अब कैलकुलेट करना है परसेंटेज इंक्रीज इन वेवलेंथ. इनिशियल वेवलेंथ लिखा जाएगा इट इज hc अपॉन E, और लॉस के बाद वेवलेंथ जो है वो आ जाएगी यहाँ से hc
अपॉन E by 4, दैट मीन्स इट इज 4hc by E. तो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल अपॉन लैम्डा इनिशियल इंटू 100. इट इज इक्वल टू 3 इंटू 100, दैट मीन्स परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पर 300%. Question number 98. When a metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda, stopping potential is 5V0. तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लिखें, इट इज इक्वल टू hc by lambda इक्वल टू वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल 5V0 है, दैट मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी यहाँ से 5eV0. ये हो गई इसकी फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड दे रखा है व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0. तो सेकेंड इक्वेशन लिखी जाएगी hc अपॉन 3 लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस eV0. कैलकुलेट यहाँ पे करना है हमें वर्क फंक्शन. तो अगर हमें वर्क फंक्शन निकालना है, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से और इसमें माइनस कर दिया इक्वेशन 1 को, तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये तो कैंसिल हो जाएगी. ये आएगा 5hc बाय 3 लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा इक्वल टू 5 माइनस 5. तो यहाँ से 5 की वैल्यू आएगी hc अपॉन 6 लैम्डा के. Question number 99. The maximum velocity of photoelectron emitted by photometer is 1.8 into 10 raised to power 6. Stopping potential calculate करना है. Stopping potential का फॉर्मूला होगा maximum kinetic energy divided by E, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे half m v max square is kinetic energy divided by E. ये होगा हाफ. अब E by m की वैल्यू दे रखी 1.8 इंटू 10 raised to power 11, तो E by m यहाँ पे आ जाएगा ये 1.8 इंटू 10 raised to power 11. V max स्क्वायर है 1.8 इंटू 10 raised to power 6 का स्क्वायर. आफ्टर कैलकुलेशन इट इज इक्वल टू 9 वोल्ट. Next, question number 100. The de Broglie wavelength associated with a particle when it is accelerated through a potential difference of 150 volt is 1 angstrom, और कैलकुलेट करना है 1350 एंगस्ट्रॉम के लिए. तो अगर हम फॉर्मूला देखें, लैम्डा की वैल्यू होती है h अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं q इंटू v. ये आ जाएगा h अपॉन रूट 2m qv. दैट मीन्स लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट v. तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू रूट v2 अपॉन v1. फर्स्ट केस में जो वेवलेंथ है इट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 2. v2 की वैल्यू दे रखी है 1350 और ये आ जाएगा 150. इट इज इक्वल टू रूट 9, इट इज 3. लैम्डा 2 आ जाएगा यहाँ से 1/3 एंगस्ट्रॉम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101. Photon of energy E eject photoelectron from a metal surface. Work function is W0. That means maximum kinetic energy is equal to E minus W0. और maximum kinetic energy को लिख सकते हैं half m v max square equal to E minus W0. तो यहाँ से जो maximum velocity है, maximum velocity कितना आ जाएगा, it is equal to 2 E minus W0 upon m.
कैलकुलेट करना है रेडियस आर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू बी है, परपेंडिकुलर है, सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर पाथ है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, और v यहाँ पे हो गया है v मैक्स। तो अब अगर हम वैल्यूज प्लेस करें, इट इज इक्वल टू m, q की जगह पे e इंटू बी, ये आ जाएगा v मैक्स की वैल्यू 2 e माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन m, रेडियस इज इक्वल टू रूट 2m e माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन e इंटू बी। Next question number 102. Find the correct statement about photoelectric effect. First दे रखा है there is no significant time delay between absorption of suitable radiation and emission of electron. ये correct है क्योंकि photoelectric effect is an instantaneous process. Second is Einstein analysis gives a threshold frequency above which no electron can be emitted. तो यहाँ पे जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, और वर्क फंक्शन को लिखा जाता है एच न्यू थ्रेशोल्ड। दैट मीन्स सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन है वो तभी इजेक्ट होंगे जब इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। थर्ड दे रखा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जबकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। एंड लास्ट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103. The energy level of a hypothetical electron atom. Energy level यहाँ पे given है -18 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कैलकुलेट करना है? एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ लेवल 2। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो पहले हम एनर्जी कैलकुलेट करें लेवल 1 के लिए, यह आ जाएगा -18 अपॉन 1 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लेवल 2 के लिए अगर कैलकुलेट करें एनर्जी, लेवल 2 की एनर्जी कितनी आ जाएगी? -18 अपॉन 2 स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा -18/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -9/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? एक्साइटेशन एनर्जी यहाँ से आ जाएगी E2 माइनस E1, इट इज -4.5 माइनस ऑफ -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज इक्वल टू 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक्साइटेशन एनर्जी। कैलकुलेट क्या करना है? एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो यहाँ से एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा 13.5 वोल्ट। Next question number 104. If we assume only gravitational attraction between proton and electron in hydrogen atom and Bohr's quantization rule to be allowed, that means कि जो gravitational force है वो हो जाएगा G capital M small m by r square. According to first postulate, this will act as a centripetal force. इसको हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल। तो यहाँ से ये आ जाएगा v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g कैपिटल m अपॉन r के। कैलकुलेट क्या करना है? एक्सप्रेशन फॉर द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द एटम। फर्स्टली हम सेकेंड पॉस्टुलेट से, जो कि है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, तो इस पॉस्टुलेट से फर्स्ट इक्वेशन में अगर वैल्यू रखें v की, यह आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर
m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू g कैपिटल M बाय r। तो यहाँ से r की वैल्यू जो है वो आ जाएगी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर g कैपिटल M। अब एनर्जी निकालनी है तो पहले काइनेटिक एनर्जी लिखी जाए। काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से देखें एम वी स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से आ जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r। टोटल एनर्जी होगी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, दैट मींस टोटल एनर्जी इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। और r की वैल्यू हमने यहाँ पे ले रखी है, इसको वहां प्लेस कर दे तो ये आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2। इसकी वैल्यू है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर g कैपिटल M। तो फाइनली जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ से आ जाएगी -2 पाई स्क्वायर g स्क्वायर कैपिटल M स्क्वायर m क्यूब अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। Next question number 105. In a sample of hydrogen-like atom, all of which are in ground state, photon beam containing various photons of various energy, absorption spectrum में 5 dark lines हैं और emission spectrum में पूछी है तो 5 dark lines कब आएंगी? Absorption spectral lines, इसका फॉर्मूला होता है n-1 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n-1 जो है वो यहाँ पे दे रखा है 5, दैट मीन्स n की वैल्यू हो जाएगी 6। तो ग्राउंड स्टेट से किस लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है? n इक्वल टू 6 में। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एमिशन स्पेक्ट्रम, नंबर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस ये होता है फॉर्मूला n इंटू n-1 अपॉन 2, ये आ जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन 2 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106. A stationary hydrogen atom emit photon corresponding to first line of Lyman series. Velocity acquired by the atom निकालना है। Firstly हम 1 by lambda कैलकुलेट करें। Lambda is wavelength of photon जो कि एनर्जी लेवल चेंज होने पर रिलीज हो रहा है, एमिट हो रहा है। ये आ जाएगा R। Z की वैल्यू यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर। फर्स्ट लाइन है तो n2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे t। तो 1 बाय लैम्डा जो है इट इज इक्वल टू 3 बाय 4r। तो अगर जो फोटोन एमिट हो रहा है उसका मोमेंटम लिखें, मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, इट इज इक्वल टू 3 बाय 4rh। हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द एटम। तो जब अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आने पर फोटोन अगर बाहर निकल रहा है जिसका मोमेंटम है h बाय लैम्डा, तो इस एटम को ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलती है जिसे हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये हो गया मोमेंटम ऑफ एटम, इट इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। और h बाय लैम्डा हमने कितना कैलकुलेट कर रखा है? 3 बाय 4rh। तो यहाँ से जो स्पीड है ये आ जाएगी 3 बाय 4rh अपॉन m। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107. The work function for an emitter is 4.2 electron volt.
For what wavelength of incident light stopping potential would be 0? Stopping potential 0 है, that means maximum kinetic energy of electron होनी चाहिए 0, और ये 0 कब है? जब एनर्जी बराबर हो जाए वर्क फंक्शन के, जो कितना दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, तो अगर हमें वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो हम इसे एनर्जी को लिखेंगे 1240 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना दे रखा है 4.2. वेवलेंथ यहां से आ जाएगी 12400 अपॉन 4.2, इट इज इक्वल टू 2955 एंगस्ट्रॉम. Next, question number 108. A radionuclide X is produced at a constant rate alpha. Initially number of nuclei of X is 0. That means production होगा तो number of nuclei बढ़ेंगे, number of nuclei बढ़ेंगे तो जो decay rate है, decay rate किसके equal होता है? It is equal to lambda n. तो जैसे ही number of nuclei बढ़ेंगे decay rate भी increase होगा. Find the number of nuclei at any time t. तो हम at any time t जो rate of production of nuclei है, net जो हो रहा है, production rate कितनी दे रखी है अल्फा, और इतना decay rate है, तो जो number of nuclei per second produce हुए, और हम decay rate को subtract करने के बाद देखें तो किसके बराबर आ रहा है? अल्फा माइनस लैम्डा n. यहाँ से dn अपॉन अल्फा माइनस लैम्डा n इक्वल टू dt. एट एनी टाइम t देखना है कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो t इक्वल टू 0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली 0 गिवन है. एट एनी टाइम t इट इज इक्वल टू n. अब 1 अपॉन अल्फा माइनस लैम्डा n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln अल्फा माइनस लैम्डा n डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा 0 टू n, राइट साइड में तो t रहेगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लिमिट्स रखें तो अल्फा माइनस लैम्डा n, लोअर लिमिट रखते हैं तो यह आ जाएगा डिवाइड बाय अल्फा माइनस लैम्डा t. तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये होगा अल्फा माइनस लैम्डा n अपॉन अल्फा e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t. नेक्स्ट लिखेंगे अल्फा माइनस लैम्डा n इक्वल टू अल्फा e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t. n की वैल्यू यहाँ से आएगी अल्फा अपॉन लैम्डा 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109. क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट द बीटा पार्टिकल कैन हैव. तो पहले तो यहाँ पे मास डिफेक्ट निकाल लें. मास डिफेक्ट क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 22.9945 माइनस ये हो जाएगा 22.9898. इट इज इक्वल टू 0.0047. एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है. तो अब अगर इसे हम कैलकुलेट करें किस में? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आ जाएगा 0.0047 और मल्टीप्लाई कर दे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो यहाँ पे जो एनर्जी इट इज इक्वल टू 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और रेंज पूछा है तो मिनिमम कितनी हो सकती है? 0, एंड मैक्सिमम हो सकती है 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Question number 110. Radioactive isotope is being produced at a constant rate A. Half lifetime दे रखा है. क्या पूछा है? Initially there are no nuclei. The number of nuclei become constant. तो number of nuclei constant कब होंगे? जब प्रोडक्शन की रेट और डिके की रेट दोनों बराबर हो जाए. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन की रेट है A, डिके रेट है लैम्डा n. बट यहाँ पे हमें हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, तो लैम्डा को आप क्या लिख सकते हैं? ln 2 अपॉन हाफ लाइफ टाइम t a. तो यहाँ से जो वैल्यू है n की वैल्यू, जो कांस्टेंट नंबर ऑफ
न्यूक्लियाई है, ये आ जाएगा AT/Ln2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। A nucleus X initially at rest undergoes alpha decay। तो अल्फा डिके अगर है यहाँ पे क्या दे रखा है ZX, A की वैल्यू 232, या रहा है 90YA प्लस अल्फा। तो अब अगर अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी डिवाइड होती है अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है ये आता है A -4/A इंटू Q इज द रिलीज एनर्जी। अब A यहाँ पे कितना दे रखा है 232, तो ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन Q 232 -4/232, it is 228/232। Next question number 112. An electron is moving in an orbit of hydrogen atom from which there can be maximum of 6 transition। 6 ट्रांजिशन अगर हो रहे हैं तो हम यहाँ से लिख देते हैं जो ऑर्बिट है उसका नंबर हो गया n1। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल लेंथ n1 इंटू n1 -2 -1/2 इज 6। तो ये कब पॉसिबल है जब n1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाए 4। सेकेंड केस में दे रखा है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम, देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 6 ट्रांजिशन। 6 ट्रांजिशन कब पॉसिबल है n2 इंटू n2 -1/2। यहाँ पे 3 ट्रांजिशन है, पहले केस में 6 थे, अब सेकेंड में 3 ट्रांजिशन हो रहे। 3 ट्रांजिशन होने का मतलब n2 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 होगा तो 3 इंटू 3 -1/2 कैंसिल हो जाएगा। क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज टू ऑर्बिट। तो जो वेलोसिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, दैट मींस v1/v2 इज इक्वल टू n2/n1, और n2 और n1 की वैल्यू प्लेस करें तो ये जो रेशियो है ये किसके बराबर आ जाएगा 3/4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। The wavelength of the first line of Lyman series for hydrogen is identical to second line of Balmer series for some hydrogen like ion Y। तो पहले हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज के लिए लिखें, ये आता है R Z is 1/n1 स्क्वायर, फर्स्ट लाइन है तो n2 is 2, दैट मीन्स 1/λ1 की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 3/4R। सेकेंड जो बोला गया है सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर y, तो इसके लिए अगर हम वेवलेंथ लिखें 1/λ2 इज R, उसके लिए हम ले लेते हैं z y स्क्वायर, इसका एटॉमिक नंबर हो गया। सेकेंड तो ये तो 2 हो जाएगा। अब n2 की वैल्यू 3 4 होगी, बट सेकेंड लाइन है तो हम इसे लिख देते हैं 1/4 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू R z y स्क्वायर 1/4 -1/16, 1/λ2 की वैल्यू यहाँ से आएगी 3/16 R z y स्क्वायर। अब λ1 और λ2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल है, तो दोनों अगर बराबर होंगे तो अगर हम दोनों को बराबर लिखें तो 3/4 R ये बराबर होगा 3/16 R z y स्क्वायर। तो यहाँ से 3R तो कैंसिल हो जाएगा, z y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 z ये आ जाएगा 4 के बराबर, z y की वैल्यू हो जाएगी 2। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ये हो जाएगा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है इट इज इक्वल टू -13.6 z y स्क्वायर -13.6 इंटू 4 इट इज इक्वल टू -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
question number 114. The wavelength of radiation emitted is lambda naught when electron jump from third to second orbit of hydrogen atom. तो अगर हम 1 upon lambda naught लिखें, ये आ जाएगा r 2 square minus 1 upon 3 square. 1 upon lambda naught equal to r 1 by 4 minus 1 by 9. It is equal to 5r upon 36. सेकेंड कहा गया है फॉर द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द 4 टू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम वेवलेंथ निकालनी है. तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर. 1 बाय लैम्डा हो जाएगा r 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16. इट इज इक्वल टू 3r बाय 16. अब ये लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हम लैम्डा नॉट को लिख सकते हैं 36 अपॉन 5r और इससे लैम्डा को लिख सकते हैं 16 अपॉन 3r. दैट मीन्स लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट जो है ये आ जाएगा 16 अपॉन 3r इंटू 36 अपॉन 5r. इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ से लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट 16 by 3r into 5r upon 36. 20 by 27 lambda equal to 20 by 27 lambda नॉट के इक्वल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115. इसमें ए बी सी एंड डी कैलकुलेट करना है. तो क्या वो दे रखा है 92 यूरेनियम 238 अल्फा डीके हो रहा है. तो अगर अल्फा डीके होगा तो अल्फा डीके में z की वैल्यू -2 होती है. ये हो जाएगा 90 TH और ए की वैल्यू -4 तो 238 दे रखा है, तो डिक्रीज होने पर ये हो जाएगा 234. दैट मीन्स ए की वैल्यू तो हो गई 234 एंड बी की वैल्यू हो गई यहाँ से 90. अब नेक्स्ट क्या देखा जाएगा यहाँ पे सी. तो इसके बाद जो है बीटा डीके हो रहा है. बीटा डीके अगर होता है तो z+1 होगा, ए में कोई भी चेंज नहीं होता है. तो ये होगा यहाँ पे सी की वैल्यू तो एज इट इज 234 है और डी की वैल्यू z+1. तो ये क्या लिखा जाएगा 91. D इक्वल टू हो जाएगा 91. अब नेक्स्ट जो दे रखा है वो ई डीके है. अब ई डीके होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है 92 यूरेनियम 234. अब ए की वैल्यू तो सेम है बट Z 91 से 92 हो गया. ये कब पॉसिबल है जब कौन सा डीके हो यहाँ पे बीटा डीके. दैट मीन्स ई यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा बीटा डीके के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का कर्व दे रखा है. तो जो लाइट न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अकॉर्डिंग टू ग्राफ कम है. मैक्सिमम कब आ रही है किस मास नंबर के लिए 60 के लिए जो कि y है. और जो हैवी न्यूक्लियाई हैं उनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है. अब इसमें बोला द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी. तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस अगर फिजन हो रहा है, फिजन जब भी होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. ये जो अगर हम ग्राफ देखें ये इस तरह से दे रखा है. तो अगर यहाँ का कोई एटम सपोज मैंने W सेलेक्ट किया तो इसका फिजन अगर होगा तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो यहाँ कहीं शिफ्ट होंगे. तो प्रोडक्ट अगर इस पार्ट के हैं दैट मीन्स प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो पेरेंट से ज्यादा है. तो जो रिलीज एनर्जी लिखी जाएगी वो क्या होगी प्रोडक्ट एनर्जी माइनस पेरेंट एनर्जी. तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ जो करेक्ट इक्वेशन है वो है W और जो प्रोडक्ट बनने हैं दैट इज 2y. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117.
हाफ लाइफ दे रखी है 1 आवर और नंबर ऑफ एटम इनिशियली दे रखे हैं. क्या कैलकुलेट करना है? 2 आवर और 4 आवर के बीच में जो एटम डिके हुए. तो पहले अगर हम कंसीडर करें व्हेन टाइम इज 2 आवर, तो हाफ लाइफ टाइम कितनी है? 1 आवर. दैट मीन्स नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो जाएंगे यहाँ से कितने? 2. तो 2 आवर पे जो न्यूक्लियर प्रेजेंट है इट इज इक्वल टू n0 अपॉन 2 रेज टू पावर 2. n0 कितना दे रखा है? ये है 8 इंटू 10 रेज टू पावर 10 अपॉन 4 एंड 1 की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 10. सेकेंड टाइम दे रखा है यहाँ पे 4 आवर. तो अगर टाइम दे रखा है 4 आवर, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो जाएंगी 4 एंड 2 की वैल्यू आएगी n0 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 n0 अपॉन 16 के. n0 की वैल्यू प्लेस करने पर 8 इंटू 10 रेज टू पावर 10 अपॉन 16, ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर 10. तो 2 आवर से 4 आवर के बीच में जो नंबर ऑफ एटम डिके हुए n1 माइनस n2, ये किसके बराबर होंगे? 2 इंटू 10 रेज टू पावर 10 माइनस 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर 10, 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 10 एटम्स. Next question number 118th. The sun radiate energy in all direction. Average radiation received on the earth's surface from the sun is 1.4 kilowatt per meter square. तो जो एनर्जी रिसीव्ड हो रही है अगर हम उसे देखें पर यूनिट एरिया में कितना दे रखा है? ये है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसे लिख दे 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है. तो अगर हम 1 डे में कैलकुलेट करें, क्योंकि मास लॉस बाय द सन पर डे निकालना है, तो ये जो पर डे में लिखा जाएगा ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3. पर डे में जो है इट इज 1/86400, ये आएगा 1.4 इंटू 86400 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 जूल पर डे मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे जो सन जो है वो रेडिएट कर रहा है इन ऑल डायरेक्शन, तो एनर्जी रेडिएटेड बाय सन अगर लिखा जाए ये हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर. तो आर यहाँ पे कितना दे रखा है? 4 पाई 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 स्क्वायर, और जो एनर्जी दे रखी है इट इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 86400. और अगर मास लॉस निकालना है तो मास हो जाएगा एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर. तो दिस डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर अगर करेंगे तो आंसर जो है वो आ जाएगा 3.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 kg. Next question number 119. Two radioactive material X1 and X2 decay constant 6 lambda and lambda. The nuclei of X1 to that of X2 will be 1 by E after time. Initially दोनों के न्यूक्लियाई सेम है, तो अगर हम X1 के लिए लिखें तो ये आ जाएगा n0 e रेज टू पावर माइनस 6 लैम्डा टी. इसका डिके कांस्टेंट है 6 लैम्डा. सेकेंड के लिए अगर लिखोगे तो n2 इक्वल टू आएगा n0 e रेज टू पावर माइनस 3 लैम्डा टी. n1 अपॉन n2 ये आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस 3 लैम्डा टी. और ये जो रेशियो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 1 बाय e. दैट मीन्स e रेज टू पावर माइनस 3 लैम्डा टी इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 1. यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 लैम्डा टी इक्वल टू 1. दैट मीन्स टाइम इज 1 अपॉन 3 लैम्डा. Next question number 120. The electron of a hydrogen atom revolves around the proton in a circular orbit. रेडियस दे रखा है और स्पीड दे रखी है
द करंट ड्यू टू सर्कुलेटिंग चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, तो पहले हम टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन लिखें तो इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा 2 पाई r अपॉन v, दैट मीन्स टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन v। r और v दोनों दे रखे हैं, तो पहले हम इक्वल टू देख लेते हैं। 2 पाई r है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर, और v अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट nh अपॉन e स्क्वायर। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू पावर 4 आ रहा है। अब अगर हमें करंट निकालना है तो करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम E अपॉन t, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, द डायोड 2B ऑफ सिलिकॉन, और डायोड सिलिकॉन डायोड के लिए पोटेंशियल बैरियर कितना दे रखा है 0.7 वोल्ट। कैलकुलेट करना है यहाँ पर करंट। तो ये जो डायग्राम है ये इस तरह से दे रखा है, देखो ये जो दोनों डायोड हैं पैरेलली कनेक्ट है, 2 किलो ओम और यहाँ से इसको कर देते हैं ग्राउंड, और जो बैटरी है उसका पोटेंशियल कितना दे रखा है 20 वोल्ट। तो अब अगर हमें I निकालना है तो दोनों में से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, ये D1 एंड D2 है। तो फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब पॉजिटिव साइड कनेक्ट हो P से, और रिवर्स कब होगा, जब नेगेटिव साइड कनेक्ट हो जाए P से। तो यहाँ पे D1 तो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस एंड D2 है रिवर्स बायस। दैट मीन्स ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो जो भी करंट है वो D1 के थ्रू फ्लो करेगी, और D1 के लिए पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम करंट लिखेंगे तो करंट आ जाएगा 20 माइनस 0.7 एंड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2 किलो ओम, ये आ जाएगा 9.65 मिली एम्पियर। Next question number 122. In the circuit shown, the transistor used has current gain beta is 100. What should be the base resisted so that VC is 5 volt and VB is 0? तो अब अगर हम यहाँ पे देखो सर्किट देखें, ये दे रखा है 10 वोल्ट 1 किलो ओम, यहाँ पे ये दे रखा है हमको VC। तो अब अगर हमें VC दे रखा है कितना 5 वोल्ट, तो IC अगर कैलकुलेट करें, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, इक्वेशन बनेगी यहाँ पे V है 10, इट इज इक्वल टू IC RC प्लस VC। तो 10 माइनस VC 10 माइनस 5 अपॉन RC इज 1 किलो ओम 10 is to power 3। तो कलेक्टर करंट यहाँ से जो इक्वल आ रही है दैट इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। अब कैलकुलेट करना है बेस रजिस्टर, जो कि यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट कर रखा कनेक्ट कर रखा है, ये हो गया है RB। तो अब अगर हमें कलेक्टर करंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो IB निकालना पड़ेगा। तो ये IB की वैल्यू क्या हो जाएगी, IC अपॉन IB इज इक्वल टू बीटा। IB इज IC है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, बीटा दे रखा है 100, ये आ जाएगा 50 माइक्रो एम्पियर। बेस करंट आ गया, कलेक्टर करंट दे हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब अगर हमें RB निकालना है, अब देखिए ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 10 वोल्ट का। तो 10 वोल्ट इक्वल टू लिखा जाएगा IB इंटू RB। RB यहाँ से आ जाएगा 10 अपॉन ये है 50 माइक्रो एम्पियर। तो अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे बेस रजिस्टर की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 200 इंटू 10 टू पावर 3 ओम।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123. ड्यूरिंग रेगुलेशन एक्शन ऑफ जीनर डायोड, तो अगर हम एक सर्किट देखें इस तरह से, ये हो गया सीरीज रजिस्टर RS, ये हो गया इनपुट वोल्टेज, जीनर के अक्रॉस वोल्टेज है VZ और लोड रजिस्टर कनेक्ट कर लिया है RL. तो अब ये जो VZ है और डायोड जो जीनर डायोड है और जो लोड रजिस्टर है वो पैरेलली कनेक्ट है. दैट मींस इसके अक्रॉस पोटेंशियल फिक्स रहेगा हमेशा VZ. तो लोड के अक्रॉस जो करंट है IL क्या लिखा जाएगा? इट इज VZ अपॉन RL. ये ऑलवेज रहेगा कांस्टेंट क्योंकि जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज फिक्स है. अब अगर हम इनपुट वोल्टेज को चेंज करें तो ये जो करंट I है ये लिखा जाता है V इनपुट माइनस VZ अपॉन RS. दैट मीन्स अगर इनपुट वोल्टेज अगर चेंज होगा तो ये फिक्स है और सीरीज रजिस्टर फिक्स है. करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने का मतलब जो जीनर डायोड के अक्रॉस करंट है IZ, इसे हम लिख सकते हैं I माइनस IL. I चेंज होगा तो IZ की वैल्यू भी चेंज होगी. अब A में दे रखा है द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द जीनर रिमेन फिक्स. वोल्टेज तो फिक्स है बट IZ की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है, ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट बोला है द करंट थ्रू द सीरीज रेजिस्टेंस चेंजेस. तो ये जो करंट है इनपुट चेंज होने पर I जो सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट है वो चेंज होगा. जीनर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, ये भी गलत है. दैट मींस अगर IZ चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा. रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय जीनर डायोड चेंजेस, तो यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा. इसका आंसर क्या हो जाएगा? B एंड D आर करेक्ट ऑप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124. ये नॉट गेट, फिर और गेट और यहाँ पे एक इनपुट आ रहा है C, और इन दोनों के जो इनपुट है ये जा रहे हैं यहाँ पर NAND गेट में. हमें Y कैलकुलेट करना है. तो अब अगर हम पहले वाले इस OR गेट का आउटपुट देखें, ये आ जाएगा A प्लस B. ये B है तो ये B बार हो जाएगा. सेकेंड OR गेट के लिए आउटपुट क्या लिखा जाएगा? इट इज B बार प्लस C. देन Y यहाँ पर है NAND गेट का आउटपुट, तो ये होगा A प्लस B इंटू B बार प्लस C, और इसका भी नॉट, इसे लिख सकते हैं A प्लस B का बार प्लस B प्लस C का बार, ये आ जाएगा. फर्दर इसे लिखें तो ये आएगा A बार B बार प्लस B बार का बार प्लस C बार इंटू C बार, ये आएगा A बार B बार, ये तो हो जाएगा B इंटू C बार. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125. तो ये जो हमें ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम टेबल बनाएं, ये हो गया A, B एंड Y. फर्स्ट वाले सेक्शन में देखिए A और B दोनों की वैल्यू 0 0 है और जो आउटपुट है अकॉर्डिंग टू ग्राफ रिजल्टेंट का वो भी 0 दे रखा है. सेकेंड वाले में देखिए A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 0 दे रखी है, तो 1 0 और जो रिजल्टेंट है वो भी दे रखा है यहाँ पर 0. थर्ड वाले में देखिए 1 1 और आउटपुट भी आ रहा है यहाँ पर 1. ऐसे अगर हम फर्दर देखें तो ये हो जाएगा, ये किस गेट का आउटपुट है? अगर 0 इंटू 1 0 1 होता तो ये आ रहा है 0. ये किस गेट का आउटपुट है? ये है आउटपुट एंड गेट का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126. वोल्टेज गेन दे रखा है 150 और इनपुट के लिए इक्वेशन दे रखी है, आउटपुट के लिए पूछी गई है.
तो पहले तो जो वोल्टेज गेन है इसे हम लिख सकते हैं V आउटपुट अपॉन V इनपुट, इट इज इक्वल टू 150। तो V आउटपुट यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 150, इट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। अब कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में जो आउटपुट होता है वो इनपुट से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट लेता है। तो जो आउटपुट की इक्वेशन है हम ये लिखेंगे माइनस, इसकी ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा 300 cos 15t प्लस पाई बाई 3। तो ये माइनस है, इसे लिख सकते हैं 300 cos 15t प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई, ये आ जाएगा 300 cos 15t प्लस 4 पाई बाई 3। Next question number 127. Two amplifiers are connected one after the other in series. तो अगर हम इस तरह से ले लें, ये हो गया फर्स्ट एम्पलीफायर और ये ले लिया है सेकेंड एम्पलीफायर, ये कनेक्टेड है। दैट मीन्स फर्स्ट एम्पलीफायर का आउटपुट सेकेंड के लिए इनपुट बन रहा है। फर्स्ट एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन 10 एंड द सेकेंड हैज वोल्टेज गेन 20। तो फर्स्ट के लिए हो गया 10, सेकेंड के लिए वोल्टेज गेन है यहाँ पे 20 और जो इनपुट सिग्नल है 0.01 वोल्ट। तो अगर हम फर्स्ट एम्पलीफायर का आउटपुट लिखें, इट इज V1 अपॉन 0.01 इज वोल्टेज गेन 10 है, तो यहाँ से V1 कितना आ जाएगा 0.1 वोल्ट। अब ये जो फर्स्ट का आउटपुट है वो सेकेंड के लिए इनपुट है, तो सेकेंड के लिए आउटपुट हम ले लें V2। तो ये आएगा V2 अपॉन इनपुट वोल्टेज हो गया 0.1, ये 20 दे रखा है। दैट मीन्स फाइनल जो आउटपुट है ये आ जाएगा यहाँ से 2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128. In a silicon transistor, base current is changed by 20 microampere. Input voltage में change 0.02 and change in collector current is 2 milliampere. ट्रांसकंडक्टेंस निकालना है। तो जो ट्रांसकंडक्टेंस है इसे हम लिख सकते हैं आउटपुट करंट एंड डेल्टा V इनपुट हो जाएगा। इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा IB से अगर इसे डिवाइड कर दिया जाए, इट इज बीटा एंड ये हो जाएगा यहाँ से R इनपुट। तो अब कैलकुलेट करना है ट्रांसकंडक्टेंस। तो डेल्टा IC यहाँ पे कितना दे रखा है, अगर हम डेल्टा IC देखें तो पहले तो डायरेक्ट यहाँ पे G लिख लें, G इज डेल्टा IC अपॉन डेल्टा V इनपुट था। तो एक तो ट्रांसकंडक्टेंस इस फॉर्म में आ सकता है, अदरवाइज अगर हम यहाँ पे देखें तो डेल्टा IC हमें डायरेक्ट दे रखा है, इट इज 2 मिली एम्पियर एंड डेल्टा V इनपुट दे रखा है 0.02 वोल्ट। तो ये आ जाएगा यहाँ से, ये कैंसिल 10⁻⁻1, इट इज इक्वल टू 0.1 ओम इनवर्स। ये तब यूज करना है जब बीटा और इनपुट रेजिस्टेंस दिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129. In the following circuit, voltmeter V is connected across a lamp. What change would occur in voltmeter if resistance R is reduced? तो R जो है वो इनपुट साइड में कनेक्ट है। तो अब अगर हमने R को रेजिस्टेंस को कम किया, दैट मीन्स बेस करंट बढ़ेगा। अब अगर बेस करंट बढ़ेगा तो हम कलेक्टर करंट क्या लिखते हैं, IC इक्वल टू बीटा IB। बेस करंट बढ़ने का मतलब कलेक्टर करंट भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, और अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा तो लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी इंक्रीज होगा। तो जो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130. NAND गेट ये L है, M
नॉर गेट N, यहां से एक तो डायरेक्ट P जा रहा है, एक डायरेक्ट यहां से R आउटपुट है, और इन दोनों के जो आउटपुट है ये जा रहे हैं यहां से Q में, और L, M और N तीनों पर 1 1 1 दिया गया है इनपुट, तो ये 1। नैंड गेट में अगर देखें, अगर इनपुट 1 और 1 है तो ये आना चाहिए 0, इसके भी नॉर के लिए भी आउटपुट आ जाएगा 0, तो P की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 0, R की वैल्यू भी 0, बट Q के लिए जो इनपुट हो जाएगा वो हो जाएगा 0 0, तो 0 0 है, दैट मीन्स इसका आउटपुट हो जाएगा 1। आंसर इज 0 1, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स के लिए करंट दे रखी है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो I इक्वल टू होगा NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट मीन्स I1 अपॉन I2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 V1 अपॉन V2। तो फर्स्ट केस में I1 यानी कलेक्टर उसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए जो करंट है ये दे रखी है 3/4, I2 होल के लिए 1/4, N1/N2। अब लाइन दे रखी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5/2 टाइम्स दैट ऑफ होल्स, दैट मीन्स V1 अपॉन V2 इज 5/2, तो यहाँ से N1/N2 की वैल्यू आ जाएगी 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। The electron density of intrinsic semiconductor at room temperature, तो intrinsic concentration यहाँ पे दे रखी है 10⁻16 मीटर -3। When doped with a trivalent impurity, the electron density is decreased to, तो अब अगर यहाँ पे trivalent impurity है तो ये बन जाएगा P टाइप सेमीकंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कितनी रह गई है यहाँ पे, ये हो जाएगा 10⁻14। ये माइनॉरिटी में होगा और मेजॉरिटी होंगे होल्स, तो अगर हमें मेजॉरिटी की डेंसिटी लिखनी है तो NeNH इक्वल टू Ni², मेजॉरिटी कैरियर्स हो जाएंगे Ni² अपॉन Ne, ये आ जाएगा 10⁻18 मीटर -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। (150 ओम डायोड है और इस साइड पे है +3 वोल्ट, यहाँ पे है V इनपुट। आप क्वेश्चन में बोला है व्हेन Vi इंक्रीजेस फ्रॉम 2 वोल्ट टू 6 वोल्ट द चेंज इन करंट, तो पहले अगर हमने यहाँ पे 2 वोल्ट इनपुट दिया, 2 वोल्ट इनपुट देने का मतलब ये है कि ये डायोड जो है ये बन जाएगा रिवर्स बायस। तो अगर ये डायोड रिवर्स बायस बन गया है तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा और इसमें जो करंट है वो 0 हो जाएगा। अब सेकंड केस में इनपुट कर दिया गया है 6 वोल्ट, तो व्हेन V इनपुट इज 6 वोल्ट, तो अब ये डायोड क्या हो जाएगा, ये हायर पोटेंशियल पर हो गया इस कंपैरिजन में, तो डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 - 3/150, 3/150 1/50, इसे हम लिख सकते हैं 20 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। 4 ग्राफ दे रखे, चारों को आइडेंटिफाई करना है ये किसके हैं। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये ब्रेकडाउन से कम तक एक्ट कर रहा है रिवर्स बायस में। देखिए ये हो गया, ये तो फॉरवर्ड है, बट रिवर्स वाला तभी एक्ट कर रहा है जब ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले, दैट मीन्स ये सिंपल डायोड होगा। सेकेंड वाला जो दे रखा है ये हो गया सिंपल डायोड।
सेकेंड वाला जो डायोड है उसके रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन रीजन दिया गया है, दैट मीन्स इट इज द ग्राफ ऑफ ज़ीनर डायोड। थर्ड जो ग्राफ है करंट और वोल्टेज का, ये होता है सोलर सेल का। और जो लास्ट वाला ग्राफ दे रखा है जिसमें इस तरह का है, ये होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का। Next, question number 135. In a common emitter amplifier having voltage gain G, transistor trans conductance and current gain दे रखा है, सेकेंड में वैल्यूज चेंज करके वोल्टेज गेन पूछा है। तो ये जो ट्रांस कंडक्टेंस है, इसके लिए हम ट्रांस कंडक्टेंस को स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये था बीटा अपॉन आर इनपुट। अब वोल्टेज गेन जो है, वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ये आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज को हम लिखते हैं IC इंटू RL, इनपुट वोल्टेज होगा IB इंटू R इनपुट। IC अपॉन IB इज बीटा, ये हो जाएगा बीटा RL अपॉन R इनपुट, एंड बीटा अपॉन R इनपुट इज ट्रांस कंडक्टेंस, देन वोल्टेज गेन इज इक्वल टू ट्रांस कंडक्टेंस इनटू RL। RL फिक्स है, दैट मींस वोल्टेज गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांस कंडक्टेंस। तो यहाँ से फर्स्ट केस में वोल्टेज गेन G, सेकेंड में G1 ले लेते हैं। फर्स्ट में ट्रांस कंडक्टेंस 0.03, सेकेंड में 0.02, तो G1 की वैल्यू आ जाएगी 2/3G।